कि हमारी जो फिजिक्स की शुरुआत हुई वहां पे सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी या समझी थी, सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस नहीं होती। और उनके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? स्टीफन कांस्टेंट m, t-3, थीटा-4। लिमिटेशंस के क्या हो जाता है, बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? रैंडम एरर। जहां पे मेरी z कोई वैल्यू है, जहां पे a की पावर p, b की पावर q, और भले ही आप पॉजिटिव एरर की रखोगे, ये आप विद साइन रख देना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा बेटा? नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे। और आज बेटा हम लोग लेकर के आए आप लोगों के लिए माइंड मैप सीरीज। पहले ये आराम से समझाता हूं कि ये सीरीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये देखना हमारे लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा नहीं करेगा हमारी इस नीट की जर्नी में। तो पहले तो बेटा इस बात को समझो कि क्योंकि एट द सेम टाइम आप लोगों का कोर्स भी चल रहा होता है और कई सारे चैप्टर्स का रिवीजन रहता है, आप लोगों के पास कई सारा बैकलॉग रहता है, डीपीपी रहते हैं, टेस्ट रहते हैं। तो इस जर्नी में कई बार आपको इतना समय नहीं मिल पाता है जहां पे आप बैठ करके ये एनालाइज कर सकें कि यार मेरे इस चैप्टर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स की शुरुआत कैसे की जाए, तो यहां पे बेटा आप लोगों को एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ये कहने के लिए बेसिक है बॉस, यहां पे ऑलमोस्ट आपकी 95% ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो समय ना वेस्ट करते हुए बेटा अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और आज मैं लेकर के आया हूं बेटा आप लोगों के लिए माइंड मैप में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। शुरुआत जो कर रहे होंगे बेटा वो हम लोग यूनिट से कर रहे होंगे, उसके बाद मैं डायमेंशन समझाऊंगा, फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ रहेगा और अंत जो कर रहे होंगे वो हम इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे होंगे। सबसे पहले ये समझाता हूं आपको कि हमारी जो फिजिक्स की शुरुआत हुई वहां पे सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी या समझी थी उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज। और बेटा जब आप नोट्स ये लिख रहे होगे तो पहले मैं स्लाइड को समझा दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं हट जाऊंगा जिससे कि आप पॉज करके इस स्लाइड में जो जो चीजें लिखी हैं वो आप अपने नोट्स में उतार सको और इसी बहाने आपका एक बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं और ऐसी क्वांटिटीज को ही पढ़ते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मीडियम से या किसी भी तरीके से, या फिर उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा लॉस के फॉर्म में। ये वो सारी क्वांटिटीज हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस और वी कैन मेजर इट। दूसरी बात करते हैं कि सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल के अंदर नहीं आती हैं। वो है बेटा आपके बाबू का प्यार ठीक है। तो ऐसी चीज है बेटा जो इमोशनली कनेक्ट है, प्यार, मोहब्बत, आपका पेन हो गया, सॉरो हो गया, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ते, इमोशनल चीजें नहीं पढ़ते हम लोग। क्लियर है? ठीक है सर। तो आप फिजिकल क्वांटिटी का अगर बेटा क्लासिफिकेशन देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल से। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। और ऐसी बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये वो 7 क्वांटिटीज हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आ जाता है दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा हमारे पास 2 हैं। एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का एग्जांपल बेटा आपका सर्कल या सर्कुलर प्लेट हो जाएगी, जहां पे हमारा जो डायग्राम बनने वाला है या जो एंगल बनने वाला है बेटा वो 2D ऑब्जेक्ट है और यहां पे इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। और दूसरा जो है बेटा वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात की जाए तो ये 3D होता है। अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर के एंगल की बात की जाए तो वहां पे हम स्टेयर रेडियन वर्ड यूज करते हैं, ये उसकी यूनिट है। क्लियर है? अब यहां पे आप पहली चीज ये समझो कि सप्लीमेंट्री यूनिट बेटा जो होती है वो यूनिटलेस होती है क्या? नहीं सर, वो यूनिटलेस नहीं होती है, वो क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। मतलब इनके यूनिट होते हैं पर इनके डायमेंशन नहीं होते, वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो आपका पहला जो सवाल आपने अपने डीपीपीज में या टेस्ट में देखा होगा वो पहला ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट देखा होगा, क्या सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस होती है?
तो आपका जवाब होगा नहीं, सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस नहीं होती। और उनके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यहीं पे अगर मैं बात करूं, आपका थर्ड जो क्लासिफिकेशन रह गया दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को समझाने के लिए या डिफाइन करने के लिए। मतलब इन 7 और इन 2 मतलब 9 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी भी चीजें आप समझो, चार्ज हो गया बेटा, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ये सारी की सारी क्वांटिटी इन 2 को छोड़ करके सब हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। क्लियर है? अब जल्दी से हट जाता हूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं और अब मैं आगे चलता हूं। अब जैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को सर आपने समझाना शुरू किया, इसके साथ एक बेसिक चीज जो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा दैट इज कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटीज के 2 चीजें होनी निश्चित है। ये 2 चीजें क्या है, पहला होता है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो उसका मैथमेटिकल टर्म, और दूसरा जो पार्ट होता है बेटा वो होती है उसकी यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास 2 चीजें रहेंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट, तो एन इंटू यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां पे बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट। और यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मेरी यूनिट बड़ी होगी तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा, और उसी का वाइस वर्सा कि यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। अब इसी के पे बेस हमारे 4 ग्राफ बन सकते हैं। पहले ग्राफ की बात करें तो वो बेटा यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच में है, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में। ये दोनों में आप देख सकते हो बेटा इनवर्स ग्राफ बन रहा है जिसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये दोनों वैसे ग्राफ बन जाएंगे। अगर प्रोडक्ट के साथ देखोगे तो आप जानते हो n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उसका ग्राफ बेटा मैग्नीट्यूड के साथ देखो चाहे उन दोनों का ग्राफ आप यूनिट के साथ देखो, क्योंकि इनका रिजल्ट कांस्टेंट है तो बेटा आपका ग्राफ जो बनने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी बात मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं। दूसरी बात यह है बेटा, जैसे ही आपने ये बोला कि n इंटू यू जो है बेटा वो कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा एक रिलेशनशिप बनता है जहां पे n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2 के बराबर होता है। अब यहां पे बेटा कई सारे कन्वर्जन सीखते हैं। अब यहां पे मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लेके आया हूं। मैं ये चाहता हूं बेटा कि ये कन्वर्जन एक आप अलग सिंगल शीट ऑफ पेपर में लिख करके सामने चिपका ले। ये हर कहीं यहां तक के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, हर एक चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत अच्छे से लिखें, ध्यान से सुनना बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे अगर आप ये देखो कि एक दिन में कोई पूछ ले कितना सेकंड होता है, तो बेटा 86400 होता है। आपको 1 घंटे में तो पता ही है, इंटू 24 कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1 डाइन की बात करो तो बेटा देखो 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। 1 आर्क दैट इज अ यूनिट ऑफ, कौन सी है बेटा, एनर्जी की यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। आप देखो मैंने यहां तक के कैलोरीज का भी लिखा है जो आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, आपके हीट ट्रांसफर में काम आएगा, आपके थर्मोडायनेमिक्स में कितना काम आने वाला है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। 1 किलोवाट आवर बेटा दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केमिस्ट्री में भी काम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स वाली चीज भी देखो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। विस्कोसिटी की यूनिट आ गई है, 1 पॉइजनली इक्वल्स टू 10 पॉइस के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 लीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। थर्मोडायनेमिक्स में फ्लूइड में कितना काम आता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 आरपीएम, आप देखो बेटा रोटेशन तक की यूनिट मैंने इसमें कन्वर्ट करी है कि ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ डाइन और एनर्जी का रिलेशनशिप दिखा देता या ग्रेविटेशन का दिखा देता, उसके सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर देता और दिखा देता वाह यार देखो। पर यहां पे बेटा मेन इंटेंशन है कि अगर आप यहां पे समय दे रहे हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ सीख के जाओ।
क्लियर है? कम से कम कुछ नहीं तो चीजें कंप्रेस फॉर्म में एक ही जगह मिले, हम लोग का इंटेंशन बेसिकली वो है। तो यहां पे बेटा ये 13 क्वांटिटी है, 1 हॉर्स पावर भी है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट, डब्ल्यूपी में बहुत काम आता है। तो ये 13 क्वांटिटीज को अलग अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और बेटा ये आपको एग्जामिनर भी नहीं देने वाला है, तो ये सारी क्वांटिटीज फिंगर टिप पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा सबसे पहले एक कंफ्यूजन को क्रिएट करता हूं, क्लियर करता हूं कि वो क्या, कि कई बार हमसे एग्जामिनेशन में, डीपीपीज में, टेस्ट में, नीट के एग्जाम में कई बार यूनिट ऑफ लेंथ में बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, और ये उनकी क्वांटिटीज में अलग लिख करके लेके आया हूं जो आपको कंफ्यूज करने वाली है। जैसे बेटा फुट, फुट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ जिसकी वैल्यू है 0.30 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम मैंने आपको समझा दिया है। दो क्वांटिटी जो कंफ्यूज करने वाली है बेटा, दैट इज फर्मी एंड लाइट ईयर। ये दो क्वांटिटीज बड़ा आपको कंफ्यूज करती हैं। कौन कौन सी बेटा? लाइट ईयर, क्योंकि जब हम ईयर सुनते हैं तो हमें यूनिट ऑफ टाइम समझ में आता है, पर बाद में आप रियलाइज करते हो कि नहीं यार, ये तो किसकी यूनिट है बेटा? दैट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही फर्मी और लाइट ईयर बेटा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। आप भूल जाते हो, गलती करते हो, इसलिए आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है सर। अब अगली बात करते हैं बेटा। अगली ये मैंने जितने भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको मैंने अलग से लिख दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम मास, मास का बेटा जो सिंबल है दैट इज एम, यूनिट है केजी। लेंथ का सिंबल एल है, यूनिट है मीटर। टाइम का जो बेटा सिंबल है टी, यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर का सिंबल इज थीटा, यूनिट इज केल्विन। करंट का बेटा सिंबल इज आई, यूनिट इज एम्पियर। कई लोग बेटा करंट को आई की जगह ए भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो। यहां पे बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो सिंबल होता है दैट इज MOL, और बेटा जो यूनिट होती है दैट इज मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है CD एंड इट्स यूनिट इज कैंडला। तो ये रेड में बेटा मैंने जानबूझ करके आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज अलग कर दी है। अब बात आती है ऐसी क्वांटिटीज की जहां पे आपको क्वांटिटीज दे दी जाती है और उनकी यूनिट पूछी जाती है, या यूनिट दे दी जाती है और आपसे क्वांटिटी पूछी जाती है। तो ये वाला बेटा ग्रीन वाला जो एरिया लिखा है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत पॉपुलर क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला है बेटा जूल, उसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज, पहली जो क्वांटिटी है एनर्जी, उसकी जो SI यूनिट है बेटा दैट इज जूल। दूसरा है बेटा फोर्स, उसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। अगला जो दिया गया है दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसकी यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज। पावर उसकी वॉट, यहां पे प्रेशर उसकी यूनिट बेटा पास्कल एज वेल एज ATM। पर SI यूनिट की अगर बात करेगा तो बेटा पास्कल है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है बेटा फैराड। रेजिस्टेंस की होती है ओम। इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, गलती तो यही होने वाली है ना बॉस, इसलिए इनको अलग कलर से लिखा हुआ है जिससे कि हम गलती ना करें। हमें बचना तो इसी से ही है यार, कि हम गलती ना करें। हमने पढ़ा सब कुछ है, बस याद आ जाए बेटा, उसी चीज के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो आप ये देखिए, इंडक्टेंस जो है बेटा उसकी यूनिट क्या आएगी? हेनरी। और वहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो उसकी यूनिट है वीबर। हेनरी और वीबर बहुत बार पूछा गया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कभी आपको ऐसा दे दिया कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स की इन चार में से क्या यूनिट है ये बताइए, या कई बार ये पूछ लिया गया है ये वीबर है, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है। तो वाइस वर्सा चलता रहता है, आपको दोनों तरीके से इसको बढ़िया तरीके से याद करना होगा। ये भी स्लाइड बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात आती है बेटा डायमेंशन की। अब देखो यार, अगर मैं डायमेंशन पहले लेंथ का लिखता, डिस्प्लेसमेंट का लिखता, वेलोसिटी का लिखता, ये ऑलरेडी बेटा आपके नोट्स में है। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये यहां पे ये करना कि मुझे ऐसी क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखना जो बहुत पॉपुलरली पूछी जाती है या काम आती है, या ऐसी क्वांटिटीज के डायमेंशन जो मैं भूल जाता हूं। फोर्स का तो नहीं बोलने वाले, एक्सेलरेशन का नहीं बोलने वाले, वेलोसिटी का नहीं भूलने वाले। तो मैं ऐसी क्वांटिटीज को लिखने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, प्लस जिन्हें मैं भूल जाता हूं उनको मैं लिख लूंगा। और जो बेटा रेड से मार्क है वो आपकी बहुत बार पूछी गई है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप उनको अपनी कॉपी में भी या अपने नोट्स में भी स्टार मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। बेटा शुरुआत करते हैं फोर्स से। फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज MLT-2। अगला जो है दैट इज एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन MLT-2। पावर की जो होती है बेटा वो ML2T-3 होती है। फ्रीक्वेंसी दैट इज T-1।
प्रेशर और स्ट्रेस की बेटा सेम होती है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन है एम एल -1 टी -2। विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट मार्क की गई है, क्यों की गई है? फॉर टू रीजन। पहला रीजन कि बेटा ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जब डायमेंशन निकाली जाती है तब ये पूछा जाता है। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन ये है कि जब आप बेटा डिड्यूस द न्यू रिलेशनशिप करते हो तभी ये बहुत काम आता है, जहां पे इसका डायमेंशन एम एल -1 टी -1 के बराबर होता है। अगला आ जाएगा बेटा टॉर्क। टॉर्क इज एम एल टू टी -2। वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, एनर्जी हो गया बेटा। इनकी डायमेंशन कैसी रहती है? सेम। जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, तो एनर्जी में हमारी हीट एनर्जी आ गई है, एनर्जी में हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, एनर्जी में हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये सारी एनर्जीज की डायमेंशन जो रहती है बेटा वो एग्जैक्टली सेम रहती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी बेटा रेड मार्क किया है। इसका कारण क्या है? सेम कारण है। जब कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जाता है तब भी ये हमें याद होना चाहिए। ग्रेविटेशन का 2-3 बार नीट में पूछा भी गया है। और इसी के साथ में जब हम बेटा डिड्यूस द न्यू रिलेशनशिप करते हैं, वहां पे हमारे पास डायमेंशन का भी कई बार पूछा जाता है। तो डायमेंशन का बेटा ग्रेविटेशन का इसलिए मैंने रेड मार्क किया है। प्लैंक कांस्टेंट इज एम एल टू टी -1। हीट कैपेसिटी इज एम एल टू टी -2 और थीटा -1। हीट कैपेसिटी की बात करो तो L2 T -2 थीटा -1। और यहीं पे बेटा लेटेंट हीट इज L2 T -2। थर्मल हीट कैपेसिटी दैट इज K M L T -3 और थीटा -1। बेटा बल्क मॉड्यूलस जैसा कि आप जानते हो काफी इंपॉर्टेंट है, M L -1 T -2। स्टीफन कांस्टेंट M T -3 थीटा -4। वेन्स कांस्टेंट इज L इंटू थीटा। बेटा थीटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज M L2 T -2 थीटा -1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज M L2 T -2 थीटा -1 और मोल इनवर्स। ये कुछ ऐसे डायमेंशन है बेटा, ये फ्री के नंबर है। डायमेंशन आपसे पूछी ही जाएगी, वही मैं समझा रहा हूं, ये फ्री के नंबर है। 4 नंबर तो ये निश्चित है बेटा आपसे पूछे जाएंगे। बेटा पहले जो मैंने जानबूझ के देखो मैंने वही बताया ना कि मैंने ये जो नोट्स बनाए ये पूरी प्लानिंग के साथ बनाए। मैंने जो यहाँ पे बेटा स्लाइड ली है वो सारे के सारे वो डायमेंशंस लिखे हैं जो 11th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आप इधर पे आ जाओगे तो इधर पे आपको 12th क्लास के मिलेंगे। तो एक सेपरेट डिवीजन होता है, हमारे दिमाग में भी एक अलग अलग जगह बने रहती है। तो यहां पे अगर बेटा करंट की बात करें तो दैट इज ए इंटू टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाएंगे या इनका प्रोडक्ट पूछा जाएगा। कई बार आपने बेटा ऐसा किया भी होगा जहां पे आपसे R इंटू एल या फिर L बाई सी इन सबके पूछा जाएगा कि इंडक्टेंस अपॉन कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप किसके बराबर होता है, या मैं कौन सा रिलेशनशिप रखूं जिससे कि डिवाइड करने पे टाइम वाला रेशियो आ जाए। तो ये रिलेशनशिप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज A इंटू टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V M L2 T -3 A -1। रेजिस्टेंस का होता है बेटा M L2 T -3 A -2। कैपेसिटेंस इज M -1 L -2 T की पावर 4 A की पावर 2। इंडक्टेंस इज M L2 T -2 A -2। और इसको याद करने का तरीका क्लास में ऑलरेडी बता ही दिया होगा, ठीक है, हम लोगों ने तो भैया अपनी क्लास में बताया है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीज बेटा अच्छे से याद करिएगा। अगर परमिटिविटी की बात की जाए तो परमिटिविटी बेटा एप्सिलॉन नॉट, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, क्लियर है, दैट इज M -1 L -3 T4 A2। परमिएबिलिटी की बात करें दैट इज म्यू नॉट, जो बेटा किस में पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो कंफ्यूज मत होना परमिटिविटी में और परमिएबिलिटी में। तो M L T -2 A -2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो M L3 T -3 A -1। मैग्नेटिक फ्लक्स इज M L2 T -2 A -1। बेटा जो आपसे डायमेंशन पूछने वाले हैं या जो डिड्यूस द न्यू रिलेशनशिप में डायमेंशन यूज होने वाली है वो इन जितनी क्वांटिटीज लिखी हैं उसके अलावा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात आप मान लीजिए, क्लियर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिखे हैं बेटा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि यार ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो यहां पे बेटा जो क्वांटिटी दी गई है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी, एंगल। डायमेंशनलेस है पर यूनिटलेस नहीं है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा सेम, स्ट्रेन जो हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी क्या है बेटा, डायमेंशनलेस। टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा या साइन के अंदर आने वाली कोई भी क्वांटिटी बेटा, ये जो रहती है, ये क्वांटिटी कैसी रहती है, डायमेंशनलेस। m0 l0 t0 आने वाला है, ये बात याद रखना। जब बेटा एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी बेटा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, बेटा डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट कट जाती है। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाला हूं आपसे, मैं जवाब इसका नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे जरूर, अगर आप यहां तक पूरा लेक्चर देखेंगे, आप यहां तक पूरा लेक्चर देखेंगे तो आप देखते हैं, बताते नहीं। मैंने ये लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डायमेंशनलेस है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड देखना, यहां पे भी रिलेटिव है, यहां पे भी रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये मैं कमेंट में देखना पसंद करूंगा। अगर इसी बहाने आप सर्च तो करोगे, कम से कम आप दिमाग के घोड़े तो दौड़ाओगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, डायमेंशनलेस है या डायमेंशनलेस नहीं है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं बेटा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो बेटा वहां पे भी यूनिट कट जाती है, ये भी डायमेंशनलेस। ऐसे कोई भी फॉर्मूले जिसमें लॉग या एक्सपोनेंशियल यूज हो रहे हैं, वो भी कैसे होते हैं बेटा, हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। सर लॉग और एक्सपोनेंशियल कहां यूज होते हैं, जैसे बेटा कभी आप जैसे ही आगे जाओगे वहां पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ोगे, या आप लोग बेटा ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज भी पढ़ोगे, तो वहां पे जब आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, वहां पे एक्सप्रेशन लॉग के टर्म्स में आता है। क्लियर है? जहां पे आप टाइम कांस्टेंट की बातें करते हैं, वहां पे बेटा जो लॉग या एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं वो भी हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या रहते हैं बेटा, हमारे डायमेंशनलेस रहते हैं। तो अलग से मैंने डायमेंशंस भी समझा दी, और जो बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं वो भी बता दी, और रिलेटिव का एक सवाल मैंने आपसे पूछ भी लिया है। क्लियर है? इसी बहाने आपको आंसर भी पता चलेगा। आगे चलते हैं बेटा। आगे यहां पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, हेडिंग ही गायब हो गई है। हेडिंग है हमारे पास यहां पे बेटा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है? हाँ सर। अब यहां पे पहला जो पूछा गया, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अ गिवन कांस्टेंट, यहां पे कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने एप्लीकेशन है, 3 इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो डायमेंशन निकालना है ना बेटा, वो तो हमने सीख लिया है। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं, किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल जी की निकालनी है, तो बेटा जी के पहले इस कॉन्स्टेंट के टर्म्स में इस पूरे फॉर्मूले को लिख लोगे, तो जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। बेटा फोर्स का जो डायमेंशन होता है दैट इज mlt माइनस 2। आर क्या है बेटा, लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मासेस, तो यहां पे हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा m स्क्वायर। m से m गुजर गए, यहां पे वैल्यू आ जाएगी बेटा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। बेटा इस तरीके से ये निकाला जाता है किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन। सेम अगर आपको फॉर्मूला दे दिया f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी, तो यहां पे बेटा कैसे निकालोगे रिलेशनशिप। बेटा 6 पाई क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू जब आती है ना, तो वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m0 l0 t0। अब मुझे ईटा का निकालना है, तो ईटा इज इक्वल्स टू f अपॉन r इंटू वी, जहां पे फोर्स का डायमेंशन है m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l, और यहां पे भी बेटा r की क्या है, l इंटू वेलोसिटी इज l t माइनस 1। तो बेटा एक एल से एक एल गुजर गए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 1 के बराबर। क्लियर है? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये डायमेंशन बेटा विस्कोसिटी की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें बेटा वैल्यूज निकालनी होती है। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बेटा, हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट, यही दो वैल्यू बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बच्चा यहां पे गलती करता है।
यहां पे मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा बताता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि कोई भी दो क्वांटिटी तभी आपस में इक्वेशन के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनकी गिवन डायमेंशन क्या होगी बेटा, एग्जैक्टली सेम होगी। क्लियर है? कोई भी बात मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए नहीं बोली गई है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए बात बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा x कोई क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b के बराबर है, तो बेटा यहां पे जो a का डायमेंशन होगा बेटा वही सेम डायमेंशन किसका होगा, b का डायमेंशन होगा। तभी वो ऐड हो सकती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर माइनस सी दिया जाता तो यही बेटा डायमेंशन c की जो होती वही हमारे x की होती और वही हमारे a की होती। क्लियर है? अगर डिवाइड होता तो प्लस डी बाई ई बोल सकता हूं, तो ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किसी एक क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होता। क्लियर है? इसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मैं आपको देता हूं। ए की बेटा ए और बी की कैसी डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन है। डिफरेंट डायमेंशन है तो कौन सा ऑपरेशन आप लगा सकते हो, ए प्लस बी कर सकते हो, सेकंड ए माइनस बी कर सकते हो, सी, या थर्ड ए अपॉन बी कर सकते हो, या फोर्थ नोटा, नन ऑफ द अबव। ये वाला भी ऑप्शन आप मुझे लिख के बताने वाले हो। याद रखना ए और बी की डिफरेंट क्या है, डायमेंशन है। ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे जैसे एक छोटा सा सवाल दिया गया है बेटा, इफ पी बराबर, इफ पी क्या है बेटा, प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी थीटा अपॉन वी, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, थीटा क्या है बेटा, टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। तो बड़ा ही आसान हो जाता है, जो बेटा इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। तो दोनों के डायमेंशन को क्या कर सकता हूं बेटा, इक्वेट कर सकता हूं। तो यहां पे प्रेशर का डायमेंशन बराबर क्या आ जाएगा बेटा, A अपॉन नीचे क्या दिया गया बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है L क्यूब, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, L की पावर 6। क्लियर है? हाँ सर, यहां पे ही लिख देते हैं। तो A बराबर बेटा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होता है, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया दैट इज L स्क्वायर इंटू L की पावर 6 हो गया। यहां से बेटा एक L कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाले एक L से आप ये वाले को काट सकते हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सर यहां पे वैल्यू 5 हो जाएगी। तो A का जो डायमेंशन आ रहा है दैट इज M, L की पावर 5 और T की पावर -2, ये बेटा आपकी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा ये वाली वैल्यूज भी आप ध्यान से रखिएगा, ये काफी पॉपुलर सवाल है, पूछा जाता है। P बराबर P नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो यहां पे आप देखना बेटा कि क्या ये एक्सपोनेंट है कि नहीं है। हाँ सर, और एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी आने वाली है बेटा क्वांटिटी, वो कैसी होती है सर, वो डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस होती है मतलब अल्फा टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, M0 L0 T0 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, T की पावर -2 आ जाएगी। ये डायमेंशन है। क्लियर है? तो थोड़ा सा बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रख के चलना, दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के अंदर। ठीक है? अगला बेटा सवाल होता है, डिड्यूस द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में रिलेशनशिप डिड्यूस करना। इसकी लिमिटेशन भी है जो इसके बाद आपको पता चलेगी। सबसे पहला, जैसे एक एग्जांपल के लिए बेटा मैंने सवाल ले लिया जिससे कि आपको समझ में आए मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। If time period of the simple pendulum depends upon the length, mass and acceleration due to gravity, then deduce its expression। वैसे तो आपको याद होगा कि टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई J के बराबर होता है। मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, फिर भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो इस तरीके से कोई सवाल दे देगा तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे बेटा T दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे पहला क्या आ गया बेटा, मास M, दूसरा क्या आ गया बेटा दैट इज लेंथ L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो बेटा एक्सेलरेशन ही दैट इज LT -2। बेटा इनकी पावर को दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C। यहां पे कुछ भी नहीं है तो बेटा ये M0 L0 T0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट M और कहीं नहीं है तो M की पावर A, L कहां पे बेटा, यहां पे B आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। T की पावर देखेंगे तो सिर्फ A की जगह तो -2C आ गया।
अब यहां पे बेटा ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो 0 आ गई, एम को एम से कंपेयर किया, ए की वैल्यू 0 आ गई। बी और इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सी को कंपेयर करोगे तो बेटा यहां से यहां पे बेटा -1 लिख लीजिएगा, टी की पावर 1 है। तो सी को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2c दैट इज इक्वल्स टू 1, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2। इसको यहां पे रखेंगे बेटा तो b -1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, b की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2। तो यहां पे हमारे पास जो टाइम पीरियड आया दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m की पावर 0, t की पावर यहां पे l है सेकंड टर्म, तो l की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, l लेंथ की पावर आ गई सर हमारे पास 1/2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -1/2। तो t इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ बेटा 1/2 रूट के बराबर होता है L अपॉन जी आ जाएगा। K की वैल्यू बेटा हमारे पास कैलकुलेशन से जो निकल के आती है दैट इज 2 पाई, तो T की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट ऑफ L/G। ये बेटा हमारा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। लिमिटेशंस क्या होती हैं बेटा, लिमिटेशन देखो, इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड डायमेंशनलेस फंक्शन। बेटा अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का यूज है तो हम उसे ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी लिमिटेशन देखो, कैन नॉट ड्राइव इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टू सेम क्वांटिटी। मतलब मान लो ऐसी कोई क्वांटिटी है जो दो सेम क्वांटिटी के जिनके डायमेंशंस हैं, क्वांटिटी का मतलब है बेटा यहां पे किसका लेना देना है, जिन दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल वर्क और एनर्जी दोनों हो गए, तो हम उनका रिलेशनशिप ड्राइव नहीं कर सकते। अगला, इट कैन नॉट ड्राइव अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉग और एक्सपोनेंशियल। बेसिकली फर्स्ट वाली बात को ही वो जस्टिफाई कर रहा है जहां पे रेशियोज आ गए, लॉग आ गए या एक्सपोनेंट आ गया। अगला, इट वर्क अप टू ओनली 3 क्वांटिटीज। मतलब यहां पे बेटा कोई भी गिवन क्वांटिटी है वो मैक्सिमम 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करना होगा। अगर चौथी क्वांटिटी भी आ जाती है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, इट कैन नॉट ड्राइव इफ द फॉर्मूला इज हैविंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर बेटा ऐसा कोई रिलेशनशिप बन रहा है जहां पे बीच में प्लस का साइन आने वाला है या माइनस का साइन आने वाला है, तब भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा सकते हैं। ये बेटा इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब जैसे ही हम लोग बेटा अपना डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, अब आ जाते हैं हम कहां पे, सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो बेटा ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड वन अनसर्टेन डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसके रूल्स को आप ध्यान से समझिएगा। पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। बेटा आपको ऐसी कोई भी डिजिट दी गई है जहां पे जीरो है ही नहीं, तो वो सारे कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जैसे इसमें कितने हैं बेटा, 1 2 3 3, इसमें भी बेटा 3 है, इसमें भी कितने हैं, 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। मतलब जीरो नहीं है, तो जितनी भी डिजिट दी गई हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। यहां पे बेटा अगर जो जीरो आ रहा है वो दो नॉन जीरो के बीच में, मतलब उसके आगे भी कोई डिजिट है और उसके पीछे भी कोई डिजिट है और बीच में जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। जैसे इस केस में सिग्निफिकेंट 3 है, इस केस में 1 2 3 4 और 5 है, इस केस में बेटा 3 है, और इस केस में भी कितने हैं बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। द ट्रेलिंग जीरो विदाउट अ डेसिमल इज इनसिग्निफिकेंट। अगर बेटा डेसिमल नहीं है और लगातार जीरो आ रहे हैं तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। जैसे यहां पे बेटा ये ट्रेलिंग जीरो है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, इसके पास है ही नहीं। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इंफिनिटी है। इसके पीछे जीरो मानना, क्योंकि एक फिक्स्ड डिजिट जब होती है बेटा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको यहां से हटा लो, पीछे मैंने यूज किया है बेटा। यहां पे अगर 1000 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। क्लियर है बच्चों? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर डेसिमल प्लेस ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। यहां पे बेटा डेसिमल प्लेस था ही नहीं, इधर पे डेसिमल प्लेस है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये 3 हो गया, यहां पे 1 2 3 4, 4 हो गया, यहां पे 1 2 3 हो गए। तो बेटा ये इस तरीके से आप रिलेशनशिप देखोगे किसका, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स का। अगला कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, एक से कम है बेटा, देन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट इज सिग्निफिकेंट। मतलब ये एक से कम है तो बेटा ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कितने हैं बेटा, यहां पे 2। यहां पे भी देखो ये एक से कम है तो ये 3 क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। ये जो पीछे के हैं ये कितने हो जाएंगे, 4। और ये 0 क्यों है सर, क्योंकि ये दो नॉन
डिजिट के बीच में, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। अगर यहां पे बेटा बात की जाए फॉर एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इंफिनिटी, बेटा जब भी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 23 हो गया, तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट होते हैं। ये बात याद रखना, कई बार पूछा गया है। एक्सपोनेंशियल पावर डज नॉट इफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बेटा किसी की पावर दी गई है, भले ही पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। डिजिट तो मेरे लिए यही मायने करेगा। तो 1 2 3 इसमें हो गए बेटा, इसमें कितने हो जाएंगे मेरे? 2 हो जाएंगे। तो अब ये बात आप अच्छे से याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, जैसे ही बेटा सिग्निफिकेंट फिगर मैं समझ लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दैट इज राउंड ऑफ। अब इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे बेटा आखिरी वाली डिजिट है वो क्या है? 5 है, और जो 7 है, 7 जो है बेटा वो 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा होगा तो आगे वाले टर्म को मैं 1 से बढ़ा दूंगा, तो राउंड ऑफ करके ये 3.8 हो जाएगा। सेम यहां पे भी बेटा ये 5 से ज्यादा है, तो आगे वाला टर्म मैं 1 से बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2.2। ये तब के लिए बात है जब ये मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा है। इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर बेटा यहां पे 4 है तो मैं इसको बस एलिमिनेट कर दूंगा और ये वैल्यू को सिर्फ 3.7 लिख दूंगा। द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज, उसको हम नहीं बदलते हैं। यहां पे देख लो 2 है, 5 से कम है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.1 हो जाएगी। क्या इतनी बात सही है? हाँ सर। ये तो 5 से ज्यादा बता दिए, ये 5 से कम बता दिए। अगर सर एग्जैक्टली 5 दिया है तो आप क्या करोगे? मैंने कहा अगर एग्जैक्टली 5 दिया है तो मैं ये देखूंगा मेरे आगे वाला टर्म जो है वो ऑड है या इवन है। अगर मेरा आगे वाला टर्म ऑड होता है तो मैं 1 से बढ़ा दूंगा, और अगर मेरा आगे वाला टर्म इवन है तो बेटा मैं उसको वहीं पे ही छोड़ दूंगा। तो यहां पे देखो, if the digit to be round off is 5, then the preceding digit is increased by 1 and odd के केस में and is left unchanged if is even। जैसे ये 5 आया, आगे वाला क्या है बेटा? एक ऑड नंबर है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3.2। ये वाला देखिए 5 आया, आगे वाला इवन है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.2। बेटा इस तरीके से हमें चीजें करनी होती है। ये हमने बात किस किस की कर ली है बेटा? एक कर ली है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की, दूसरी क्या कर ली है? राउंड ऑफ की बात कर ली है। अब आगे चलते हैं बेटा समझने के लिए किसको? एरर को। अब एरर हमारे पास 2 होते हैं बेटा। एक जो एरर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है बेटा जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसे कंट्रोल करके हम कम भी कर सकते हैं। रैंडम एरर ऐसे एरर होता है बेटा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारी लिमिटेशंस के क्या हो जाता है? बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? रैंडम एरर। और दूसरा जो आता है सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर के आने के कारण क्या क्या होते हैं बेटा? 3 मेजर कारण होते हैं। पहला, इंस्ट्रूमेंट, कि हमने जो औजार इस्तेमाल किया वो औजार ही खराब है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल एरर, कि हमने वैल्यू कैलकुलेशन करने में हमने क्या कर दिया बेटा? गलती कर दी, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा है, तो बेटा वो भी एक गलती कहलाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? ह्यूमन एरर। हमने दे दिया कि भैया किसी को मेजर करने के लिए, वो आदमी खिलाड़ी निकला, वो आदमी बहुत खिलाड़ी निकला, तो अब उसको देखने में मान लो कि चश्मा लगा हुआ है, वो रीडिंग ही सही से नोट नहीं कर पा रहा, वो प्लस माइनस डिवाइड ही अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती है बेटा? ह्यूमन एरर हो जाती है। तो ये मेजर कारण होते हैं क्या बेटा? एरर आने के, और इनको हम कम कर सकते हैं, इसलिए इनको डाला सिस्टमैटिक एरर में। और जिनको हम कुछ भी नहीं कर सकते, रैंडम एरर बस आ रहे हैं, वो हमारे रैंडम एरर होते हैं। अब एरर कैलकुलेशन देखो बेटा, एरर कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है बेटा? A1 A2 A3 आदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं उतने ज्यादा हम लोग ट्रू वैल्यू के करीब आते हैं। तो यहां पे बेटा जब हम टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो हमारे पास एक मीन वैल्यू आती है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंडिविजुअल एरर निकालते हैं। तो अगर पहले वाले एरर की बात की जाए तो बेटा उसकी रीडिंग माइनस मीन वैल्यू, दूसरे वाले की बात की जाए तो बेटा उसकी रीडिंग माइनस मीन वैल्यू, ऐसे ही जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स होती है बेटा उसकी रीडिंग उठाते हैं, और जो हमने यहां से मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद बेटा डेल्टा ए मीन निकालते हैं, जहां पे हम लोग इनके मैग्नीट्यूड्स को रखते हैं। यहां पे बेटा वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है,
क्लियर है कि नहीं है? पर हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड रखना है तो सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाती है यहाँ पे पॉजिटिव, और डिवाइड किससे कर देते हैं बेटा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा मीन आ जाता है। अगर हमें रिलेटिव एरर चाहिए तो बेटा डेल्टा ए मीन जो यहाँ पे निकाला है डिवाइड कर देते हैं ए मीन से, वहां पे रिलेटिव एरर आ जाता है। इसी चीज का अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा? 100 से कर दूंगा। क्लियर है? इस पे बेस्ड नीट में 2 बार सवाल आए हैं, तो ये भी फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर है? अगला बेटा, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं और यहां से कई सारे सवाल हमारे एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एरर प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं कि एरर बढ़ता कैसे है। तो यहां पे बेटा समेशन की बात की गई। डेल्टा जेड क्या है बेटा? हमारी वैल्यू है। मान लो जेड की वैल्यू ए प्लस बी है, तो ये एरर इन जेड अपॉन जेड की वैल्यू एरर इन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन में भी बेटा ऐड होता है। आप हमेशा जानो, एरर भले ही चाहे सब्ट्रैक्शन हो, भले ही चाहे एडिशन हो, एरर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, एरर कभी कम नहीं होता है। ये वैल्यू आप ध्यान में रखना। ठीक है सर? मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होगा बेटा? डेल्टा जेड अपॉन जेड, एरर इन ए अपॉन ए प्लस एरर इन बी अपॉन बी। यहां पे बेटा आपको किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो बस आपको एक छोटा सा स्टेप करना है कि यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है किसी भी फॉर्मूले में, तो वो आपको एरर परसेंटेज दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। डिवीजन की बारे में बात करें तो डेल्टा जेड अपॉन जेड दैट इज एरर इन ए अपॉन ए प्लस एरर इन बी अपॉन बी के बराबर होगा। वही सेम बात बेटा दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि इनटू 100 कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। हमारे सबसे ज्यादा जो सवाल आए हुए हैं नीट में वो बेटा इस पे बेस्ड रहते हैं, जहां पे मेरी जेड कोई वैल्यू है, जहां पे ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर नीचे है तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। बेटा ये सारी पावर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, क्योंकि वो उसकी एरर को उतना गुना बढ़ा रहे होते हैं। तो एरर इन जेड अपॉन जेड की वैल्यू पी टाइम्स ऑफ एरर इन ए अपॉन ए, क्यू टाइम्स ऑफ एरर इन बी अपॉन बी प्लस आर टाइम्स ऑफ एरर इन सी अपॉन सी। परसेंटेज निकालना है तो बेटा यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो और यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। तो बेटा यहां पे वैल्यू किसकी आ जाएगी? एरर परसेंटेज की आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहां से अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट पे आ रहा हूं, तो लीस्ट काउंट को पहले आप समझिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी बेटा इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम वैल्यू, मतलब छोटी सी छोटी वैल्यू कितनी हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लीस्ट काउंट। ये कुछ स्टैंडर्ड है अगर ऐसे पूछे जाए, अदरवाइज आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके निकालते हैं बेटा हमेशा। इन केस अगर आपसे ये कह दिया कि कोई स्केल दिया गया है या फिर 0.1 mm, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, वर्नियर स्केल का बेटा 0.1 होता है और वहीं स्क्रू गेज का 0.1 mm होता है। ये इनके क्या है बेटा? लीस्ट काउंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आगे चलें तो बेटा हमारे पास 2 डिवाइसेस आ जाती हैं। सबसे पहली डिवाइस है बेटा आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में आप क्या करते हैं बेटा? जब हमारे पास क्या होता है बेटा? एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। जब हमारे पास बेटा मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कॉन्साइड कर जाती है तो बेटा वहां से हम निकालते हैं वैल्यू किसकी? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कई बार सवालों में दिया नहीं जाएगा कि मेरे वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है, तो यहां पे बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आप निकालेंगे, दैट इज n अपॉन n-1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का बेटा आपका यहां पे फॉर्मूला आता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n अपॉन n-1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और जब भी आप रीडिंग लिखे बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग बेटा जितनी भी आई है जहां पे वो कॉन्साइड कर रहा है इनटू उसका लीस्ट काउंट। ये जो वर्नियर स्केल है ये कौन सा वाला है बेटा? कौन साइड वाला है, आप ये वाली बात याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। जैसे ही बेटा आप ये रीडिंग निकाल लो तो ये ऐसे कुछ ही सवाल दिए जाते हैं, वहां पे बेटा हमें 0 एरर निकालना होता है उसकी वैल्यू। अगर ये बोल दे कि ये 0 एरर है तो बहुत बढ़िया है। जहां पे बेटा मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मैच कर रहा होता है, कॉन्साइड कर रहा होता है, दैट मीन्स 0 एरर है।
अगर मैं पॉजिटिव एरर की बात करूं तो यहां पे बेटा हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो रहता है वो कुछ पीछे रहता है कंपेयर टू मेन स्केल, तो उसको बेटा सेम लाने के लिए इतने वैल्यू को ऐड किया जाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। और वहीं पे अगर बेटा मेरा वर्नियर स्केल कहीं आगे निकल जाएगा मेरे मेन स्केल के, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो उसे बेटा हम लोग नेगेटिव एरर कहते हैं। यहां पे हमें कुछ नहीं करना होता है बेटा, यहां पे अगर हमें फाइनल रीडिंग लिखनी है तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग कॉन्साइड विद द मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। बेटा ये हमेशा माइनस में आता है, और यहां पे जो भी आप वैल्यू रखोगे ना, यहां पे जो भी आपको वैल्यू रखनी है, भले ही आप नेगेटिव एरर की रखोगे, भले ही आप पॉजिटिव एरर की रखोगे, ये आप विथ साइन रख देना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा बेटा, करेक्ट ही आएगा। मतलब यहां पे जब भी जीरो एरर हमें करना होगा तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव होगा, उनको हम कैसे रख देंगे बेटा, विथ साइन रख देंगे। ये साइन माइनस का ही आएगा। अगर नेगेटिव है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस उसे विथ साइन रख दीजिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं स्क्रू गेज की बेटा, यहां पे बात करूं तो स्क्रू गेज का ये क्या होता है बेटा, सर्कुलर स्केल होता है और ये हमारा मेन स्केल होता है। अगर मैं पहले डिफाइन करूं पिच को, तो डिस्टेंस ऑन अ मेन स्केल इन वन रोटेशन। एक बार जब बेटा हम स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को जब एक बार घुमा देते हैं, मतलब उसका ये वाला जीरो घूम करके दोबारा जीरो पे आ जाता है, तो बेटा जो लेंथ वाइज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। यहां पे लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, अगर आपको पिच गिवन है। अगर आपको पिच गिवन नहीं है तो वन मेन स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन को। बेटा ये यहां से क्या आ जाता है, लीस्ट काउंट। अब रीडिंग जो आने वाली है वो मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट से आपकी बेटा इसकी क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। और सेम यहां पे भी अगर जीरो एरर है, अगर बेटा जीरो से जीरो मैच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ जाएगा बेटा, जीरो एरर आ जाएगा। अगर आपका बेटा मेन स्केल कहां चला गया, मेन स्केल आपका वहीं पे, ये सर्कुलर स्केल कहीं आपका पीछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैसा एरर आ जाएगा, ये सर हमारे पास पॉजिटिव एरर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव एरर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इन दोनों की वैल्यू कैसे रखनी है, विथ साइन रखनी है। तो यहां पे बेटा फाइनल रीडिंग कैसे आएगी, जो रीडिंग आई है ये हमारी क्या है बेटा, रीडिंग है, और इन्हीं रीडिंग से आपको इनको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, इसको उठा करके सिंपली यहां पे डाल देना है। क्लियर है। और यहां पे मेन रीडिंग से ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, जीरो एरर माइनस हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और फिर आखिरी में बेटा बस दो चीजें और समझ लो और उसके बाद ये खत्म ही है। पहली जो आ जाती है बेटा दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर है। मान लो कि मैं तो वैसे कम ही क्रिकेट खेलता हूं, मान लो कि कोई बहुत बढ़िया बॉलर है और वो बिल्कुल बॉलिंग इतनी बढ़िया खिलाता है कि सारी की सारी बॉलें विकेट के बिल्कुल पास से जा रही हैं, मिडिल स्टंप के बिल्कुल एक तरफ इधर से जा रही है, एक तरफ इधर से जा रही है, मतलब जा रही है मिडिल स्टंप से ही। तो हम क्या बोलेंगे, यार ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट बॉलर है। वहीं पे प्रिसीजन किसको बोलोगे, हाउ कंसिस्टेंट आवर रिजल्ट आर रिगार्डिंग ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्रू वैल्यू। मतलब यहां पे अगर प्रिसीजन की बात करेंगे तो मेरी वाइड बॉल ही जा रही है, पर 6 बॉलें कराई, 6 की 6 वाइड गई, तो मेरी एक्यूरेसी भले ही खराब है पर मेरा प्रिसीजन बहुत अच्छा है। मतलब मैं गलती उसी कॉन्फिडेंस से बार बार दोहरा रहा हूं, तो मेरा प्रिसीजन अच्छा है पर मेरी एक्यूरेसी क्या है बेटा, खराब है। क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी सर। तो बेटा यहां तक था आप लोगों का माइंड मैप या आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये काफी पसंद आया होगा। तो फिर बेटा हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को बरकरार रखिए। यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नोट्स बनाने में जरूर मदद मिली होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्ते बच्चों।